रहते हैं, और दूसरा अपने पास में था ये स्नेल्स लॉ या जा लॉ, ठीक है, जा नियम। ये अपने पास में होता है कि इधर का जो अपवर्तनांक गुणा इधर का जो साइन आई, इधर का अपवर्तनांक इंटू इधर का जो कोण रहेगा आर, तो उसका साइन, इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो साइन आई बाई साइन आर कितना, म्यू टू बाई म्यू वन, ये हो जाएगा। आई कितना अपने पास में अगर जीरो है, अभिलंबवत आपतित अगर होती है, आई जीरो होने का मतलब अभिलंबवत आपतित होती है, तो आई जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो फिर आर को भी क्या होना पड़ेगा जीरो, तो फिर अभिलंब के अलोंग ही क्या होगा, आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये आपने देखा यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन ये प्रवेश अगर करती है तो क्या रहता है, लाइट जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होगा फिर अपने पास में, विरल से सघन में आ रही तो विलंब की तरफ मुड़ जाती है, और उसका उल्टा अगर सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर की तरफ हट जाती है। ये हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट पेज दिखाना उसको अभी। इसमें आपको एक लाइट रे जो है एक ट्रांसपेरेंट स्लैब पर इंसिडेंट होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 अपने को गिवन है, और उसके बाद में जो रे है रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड। नोट कीजिए, एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी पारदर्शी कांच की पट्टी पर आपतित होती है, और कांच की पट्टी के लिए जो म्यू है वो दिया है √3, ठीक है। ये कांच की पट्टी के लिए म्यू √3। यदि यदि परावर्तित, अब इसमें दोनों काम हो रहे हैं, परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है। यदि परावर्तित व अपवर्तित यदि परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो आपतन कोण ज्ञात करो। आपतन कोण ज्ञात करो, तो आपतन कोण ज्ञात, आपतित और परावर्तित जो है एक दूसरे के लंबवत है, आपतन कोण ज्ञात करना है आपको कितना हो। यस, नोट किया आपने। देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पर गिरी कोई एक सरफेस बना लेते हैं, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री अपने पास में, इधर से इधर का म्यू कितना है, 1 है, और इधर का म्यू कितना है √3। इधर अपने पास में जो कांच की प्लेट रही होगी, ये इस तरीके से स्लैब, अब किरण यहाँ पर आपतित हुई है, ये आपने अभिलंब बनाया, अभिलंब से किसी कोण आई पर आपतित हुई, अभिलंब से आपने किसी कोण आई पर बना दिया। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, कुछ हिस्सा तो इधर जा रहा है परावर्तित, और कुछ हिस्सा तो इधर जा रहा है, ठीक है। इसमें से जो भी ऊर्जा आ रही थी, इसमें जो भी ऊर्जा आई थी यहाँ पर, उसका कुछ हिस्सा तो इधर चला गया, और बाकी बचा हुआ हिस्सा इधर आ गया। अब ये दोनों को बोला है, ये तो परावर्तित या अपवर्तित, ये दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है, मतलब ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखें बनाते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, एक हिस्सा तो ऊर्जा का इधर चला गया, ये इंसिडेंट, ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड, परावर्तित। तो ये लगाइए, जब ये कोण आई है तो ये कोण भी कितना होगा, आई होगा। परावर्तन में तो ये होता है जितने कोण पर अभिलंब पर आपतित होगी उतने कोण पर वापस जाएगी, तो आपने बोला कि इसका मतलब ये कोण भी कितना आई। अब आपने लगाया कि ये किरण जो है जानी चाहिए थी इधर, लेकिन क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, सघन माध्यम में जा रही, तो सघन माध्यम में गई, तो ये कोण कितना होगा आपका आर, ये कौन सी हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, अपवर्तित, रिफ्रैक्टेड। और आपको क्या बोला है कि ये जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री। तो बताइए अब आई का मान कितना, 45। आई का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करें, सबसे पहला काम तो अपने पास में ये है कि जैसे ये कोण आई और आर में एक क्या रिलेशन बन सकता है वो देखे। देखो ये अपने पास में सीधी लाइन है,
मतलब आई प्लस 90 प्लस आर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। पहला तो आप ये बनाइए कि आई प्लस आर प्लस 90 किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि जो आई है अपने पास में ये आर, आर कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। एक तो अपने पास में ये आ गया, आर कितना होगा 90 माइनस आई। तो अब स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम किस में लगता है, अपवर्तन में लगता है। तो आप बोलोगे एक गुना इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एक, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू इधर का कितना है √3 इंटू √3 साइन आर। साइन। आर को क्या बोले 90 माइनस आई, तो इसको आपने बोला एक गुना साइन आई इक्वल्स टू √3 इंटू साइन 90 माइनस आई। तो कितना हो जाएगा साइन आई √3। बताइए साइन 90 माइनस आई कितना होगा, कोई भी बताइए ए आंसर दीजिए। कॉस आई साइन 90 माइनस आई कितना होगा, कॉस आई यस कितना होगा कॉस आई। कॉस आई कोसाई। सर। हाँ कोसाई, तो देखिए ये आपका √3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, ठीक है। और दूसरा फिर होगा जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला। तो आप देखिए ये क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर कि एक किरण जैसे यहाँ पर आती है कि इधर जो है एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है और इधर फिर से एयर है, ठीक है। यहाँ पर एंगल आई था, उसके बाद में फाइनली जब रे यहाँ पर निकलती है तो ई कोण पर निकलती है। क्या रहा कि अपने पास में यहाँ से आई पर आई, फिर क्या हुआ डेंसर मीडियम में चली गई, म्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, म्यू ग्रेटर देन 1, तो डेंसर मीडियम में गई, डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। फिर क्या हुआ यहाँ पर चली गई, अब क्या हो रहा है म्यू ग्रेटर देन 1 से म्यू इक्वल टू 1 में जा रही, तो क्या रहेगा फिर अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। तो आपको बताना है कि आई और ई में क्या रिश्ता रहेगा, क्या संबंध रहेगा वो बताना। आई व ई में संबंध ज्ञात करो, कौन है दोनों, ठीक है, संबंध ज्ञात करो। इसको एक तरीके से बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस। जब बाहर निकल रही तो किस एंगल से निकली, एंगल ऑफ इमरजेंस। बताइए क्या रिलेशन रहेगा आई और ई में। निकाल रहे हैं। सर म्यू ग्रेटर देन 1 में कितने मानेंगे म्यू को? म्यू को म्यू रखो, ग्रेटर देन 1 में वैल्यू नहीं लेनी है अपने को, म्यू को म्यू मानते हुए ही काम करना। कहने को इक्वेशन बनेगी, उनको कंपेयर कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो रुको सर 1 मिनट। हाँ चलो करो। सर ये तो बराबर आ रहा है। बराबर, सही है, बराबर ही आएगा। देखो ये कौन अगर आर है अपने पास में, यहाँ पर देखो ये तो आई है अपने पास, अगर ये आर है, ये आर है तो कौन सा आर बनेगा फिर, ये वाला भी आपका आर बनेगा, ठीक है। तो एक बार तो आपने यहाँ पर लगा दिया पॉइंट 1 पर, फिर एक बार पॉइंट मान लीजिए 2 पर लगा दिया। तो पॉइंट 1 पर आपने स्नेल का नियम लगाया तो क्या होगा, एक गुना साइन आई कितना हो जाएगा म्यू गुना साइन आर, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर पॉइंट, ये पॉइंट आपका 1, फिर पॉइंट 2 पर अगर देखोगे आप पॉइंट 2 पर, वहां पर कितना बनेगा म्यू गुना साइन आर इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। तो इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से आप बोल सकते हो देखो म्यू साइन आर, म्यू साइन आर, इसका मतलब ये भी तो इक्वल होंगे, फिर इसका मतलब 1 इंटू
साइन आई कितना होगा 1 इंटू साइन ई, साइन ई। इसका मतलब क्या बना आई इक्वल टू। तो किसी इस तरीके की स्लैब पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कि आपतित और परावर्तित किरण इसका मतलब समांतर है, लेकिन वो अपने पथ से क्या होती है थोड़ी विचलित हो जाती है। आपतित और परावर्तित किरण समांतर है। आपतित किरण आपकी इधर थी, ये थी, ठीक है, और परावर्तित जो है ये इसके समांतर है। विचलन कितना आ गया, इतना विचलन होगा, ये भी हम आगे ज्ञात करेंगे कितना विचलन होगा। नोट किया आपने? तो एक लाइन नोट कर लीजिए इसमें, ये नोट किया आपने? यस सर। इसमें जब प्रकाश किरण किरण किसी पारदर्शी पारदर्शी पट्टी पर सर गिरती है, पिछला बता दो। एक मिनट अब दिखाएंगे, पहले ये लाइन नोट कर दो। गिरती है तो आपतित व आप, ठीक है, इंसिडेंट व पारगमित, पारगमित इमर्जेंट किरणें एक दूसरे के समांतर होती, एक दूसरे के समांतर होती। सर ये क्या लिख रहा है, पारदर्शी पट्टी गिरती। हाँ, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पट्टी पर गिरती है तो आपतित व पारगमित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ये हमने इधर बनाया ना, आपतित तो ये थी, तो ये तो इधर थी, और ये अपने पास, और ये दोनों कोण क्या है, समान आए। इसका मतलब क्या होंगे, ये लाइन और ये लाइन जो है समांतर। इसको नोट कीजिए, फिर पीछे किसका रह रहा था वो नोट करना। जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पट्टी पर गिरती है, पारगमित मतलब सर? जो बाहर निकल जाएगी इधर, भाई यहाँ से आई, यहाँ पे गई, फिर इधर निकल जाएगी ना, इसको पारगमित बोलते हैं। हाँ। नोट किया इधर से, ये इधर से किसका रह रहा था उसको नोट कीजिए। नोट हो गया? रुको सर। करो करो। यस सर लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास में। एक इस तरीके से टैंक है, अच्छा वो तो TIR में देखेंगे, उसको रहने TIR में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो वो ऐसा है अपने पास में, इस टाइप के शेडो के हमने पहले भी देखे थे, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर रहेगा अपने पास में इस बार, लेकिन तल में अपने को शेडो बनाना है।
छाया जो है कितनी बनेगी, ये है मान लीजिए कुछ स्लैब वगैरह है, टैंक हो सकता है कुछ। एक यहाँ पर टावर है, ये मान लीजिए ये अपने को 2 सेंटीमीटर दिया है और इसकी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर की तरफ जो है वो 1 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण जो यहाँ पर 45 डिग्री पर आपतित हो, यहाँ पर 45 डिग्री पर आई जो है, आई का मान है 45 डिग्री, यहाँ पर आपतित होती है। और इधर एयर है, इधर आपके पास में जो है लिक्विड है, ठीक है, कुछ लिक्विड जिसका म्यू जो है वो √2 दिया हुआ है, अपने को √2 दिया हुआ। आपको बताना है कि इसके तल में जो छाया बनेगी वो कितनी रहेगी। इसको और बड़ा, दोबारा बताइए सर क्वेश्चन है। ये है अपने पास में कि यहाँ से किरण आएगी, ठीक है, 45 डिग्री पर आए तो सीधे इधर जाएगी। अब यहाँ के बाद में क्या होगा, बैंड हो जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अपने को ये बताना है कि कहाँ तक जो है शैडो रहेगी, छाया कहाँ तक। तो यहाँ तक कोई लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो ये अपने पास छाया बनेगी एक तरीके से। बोलो, देखो यहाँ से आएगी, पहले तो क्या है, ये भी अपने पास हवा है, ये भी हवा है, तो हम सीधे लेकर चलेंगे कि ये सीधे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इससे पहले तो लाइट आएगी, इससे आगे वाले हर एक हिस्से में लाइट रहेगी, फिर इधर लाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अपने पास में अगर लाइट आ रही है, उसके बाद में बैंड हो गई, तो बैंड हो गई तो इधर आ जाएगी। तो अपने को ये हिस्सा जो है इतना, इसमें कोई लाइट नहीं रहेगी, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी। ये अपने पास कुछ लिक्विड था, तो लिक्विड के तल पर लिक्विड के तल पर छाया की लंबाई ज्ञात कर। लिक्विड के तल पर छाया की लंबाई ज्ञात। म्यू √2 दिया हुआ। रुको सर करते हैं। सर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? लिक्विड के तल पर छाया की लंबाई ज्ञात करो। लिक्विड, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के तल पर छाया की लंबाई ज्ञात करो। कोई पदार्थ रहा होगा, जल हो सकता है, मान लीजिए किसी तरीके से कुछ चीजें मिला करके उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दिया जल का। वैसे तो हम 4/3 लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर √2 दिया हुआ। नोट किया, देखो क्या रहेगा। सर आ गई कितना 2√3। 1 + 2/√3, ये आंसर आना चाहिए। यही आ रहा है क्या, देखो
तो उसमें सर 1 तो बाद में जोड़ देंगे नहीं आंसर? हाँ हाँ 1 तो जोड़ देंगे। आपका 2/√3 आ गया था, 2/√3 अगर आ गया तो फिर ठीक है, 1 जोड़ दो उसमें। देखो अब यहाँ से जब लाइट आ रही है, ये कितना है अपने पास में 1 सेंटीमीटर, यस और सर। 45 डिग्री पर आ रही थी यहाँ पर। तो 45 डिग्री पर आ रही थी तो यहाँ से तो सीधे जाएगी इस तरीके से। तो जब ये कोण अपना 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 ही बनेगा, फिर सब कोण 45 ही बन जाएंगे इसमें। तो अगर अपने पास ये 1 सेंटीमीटर है तो 45 डिग्री पर tan थीटा लगाओ, इसका मतलब ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। इसको x मान लेते हैं, चलो ये x। फिर उसके बाद यहाँ पर अभिलंब आपने बनाया, और उसके बाद में क्या हुआ, किरण जो है यहाँ से इधर चली गई। तो ये मान लीजिए अपने पास में y। दूर जाएगी अभी लग से। तो कैसे जाएगी, पास में आएगी ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इधर तो सो हवा मतलब म्यू 1 है, बिल्कुल। और इधर कितना है, म्यू√2 है। इसके पास में आएगी। तो देखो x तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, कुछ त्रिभुज वगैरह मान लो a बी सी, ये डी ई ऐसे मान लो आप। तो त्रिभुज एबीसी से देखो, एबीसी से tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 45 होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ये कितना x डिवाइडेड बाई 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी tan 45, इसका मतलब वो तो 1 आ गया। अब tan 45 का तो आप सीधा भी कर सकते थे, ये दोनों भुजाएं लंब और आधार क्या होगा, एक बराबर होने चाहिए, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे r कितना होगा। देखो अब ये कोण 45 है, ये भी 45, तो फिर ये भी कितना होगा 45 होगा, तो ये कोण भी कितना होगा 45। तो आपने स्नेल का नियम लगाया पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर आपने अप्लाई किया, तो क्या होगा 1 गुणा साइन 45 कितना हो जाएगा √2 गुणा साइन r। ये कितना होता है 1/√2 इक्वल्स टू √2 इंटू साइन r। मतलब साइन जो r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। देखो ये √2 इधर जाएगा, 1/√2 और 1/2 हो गया, तो 1/2। इसका मतलब r कितना होगा 30 डिग्री होगा। लेकिन अपने को y चाहिए, तो अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ कि त्रिभुज सी डी ई। अगर इससे मैं देखता हूँ तो मैं अप्लाई करता हूँ tan r, वो कितना होगा y डिवाइडेड बाई डी। तो y डी कितना था 2 दिया था अपने को, और tan r मतलब tan 30 डिग्री y/2। तो y कितना हो गया 2 गुणा tan 30 कितना होता है 1/√3। तो फिर छाया की लंबाई कितनी हुई, छाया की जो लंबाई रहेगी वो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, मतलब एक ये 2/√3 प्लस 2 ये रहे। देखो देखा आपने, नोट किया आपने, रुको सर अभी। नोट हुआ सभी का। नहीं हुआ सर। हाँ, कीजिए कीजिए।
हो गया? यस हो गया? सर। अरे नोट हुआ कि नहीं हुआ? सर कर लिया। हो गया? देखो आगे चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो अपने पास में रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है। जो गहराई अपने पास में वास्तव में कितनी रहेगी और अपने को दिखेगी कितनी, उस टाइप के क्वेश्चन से। तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, वास्तविक व आभासी गहराई बोल सकते हो आप। तो ये अपने पास में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अपने पास में तालाब वगैरह है या कोई मान लीजिए पानी का कोई छोटा पूल है, ठीक है, उसके अंदर सिक्का अगर डाल देते हैं हम, तो उस सिक्का अपने को जितनी तालाब की गहराई रहेगी, जो भी पूल है उसकी गहराई रहेगी, उतना नहीं दिखता, ठीक है। आप सिंपल बाल्टी का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो बाल्टी वगैरह में अगर पानी शुद्ध है अपने पास में, ठीक है, वो उसमें बिल्कुल साफ अपने को दिख रहा है उसका पैंदा, देन क्या रहता है, जनरली जो पैंदा होता है अपने को वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसका क्या कारण रहता है वो देखते हैं। तो किरणें जो क्योंकि बैंड हो जाती है, तो बैंड हो जाती है तो अपने को कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, अपने लिए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ये मान लीजिए कुछ अपने पास में एक चीज है जो पानी से भरी हुई है, कोई और लिक्विड हो सकता है जिससे भरी हुई है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे रखा हुआ था, मान लीजिए कोई कॉइन वगैरह हो सकता है, सिक्का वगैरह यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ पर रखा हुआ तो इससे जो किरणें जो है इधर जाएंगी, इससे किरणें जो है यहाँ पे गई मान लीजिए। अब यहाँ पे किरण जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर की तरफ जाएंगे कि अभिलंब के पास की तरफ। इधर मान लीजिए हवा है और इधर आपके पास में म्यू ग्रेटर देन 1, तो बताइए अभिलंब की तरफ जाएगी अभिलंब से दूर? विलंब से दूर दूर जाएगी। यहाँ से किरण जो जाएगी अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की तरफ जाएगी? अविलंब से दूर। दूर हट जाएगी। अविलंब से दूर। अभिलंब से दूर, तो ये अभिलंब से दूर इधर गई, ठीक है। अभिलंब से दूर इधर गई तो यहाँ पर जो मान लीजिए कोई देख रहा है, जैसे अपनी आंख यहाँ पर है, तो आंख को क्या लग रहा है, आंख को ये लग रहा है कि किरण तो इधर से आ रही है, आंख के लिए किरण इधर से आ रही, तो आंख को क्या दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, आंख को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, तो आंख के लिए क्या है, आंख को किरण जो है इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, तो आंख के लिए अपीयर होगा कि शायद ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहो, जबकि वास्तव में यहाँ पर है। तो ये जो देखने वाला है उसको तो सिर्फ इतनी गहराई पर ही दिखेगा ये, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है किस तरीके से आएगी, देखते हैं, थोड़े से कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लगाने होते हैं अपने को। तो देखो इसमें ये तो कोण कितना हो गया अपने पास आई, ये कोण आई, ये आई है तो ये कौन सा कोण होगा, आर, ठीक है। ये कोण अगर अपने पास में आर है तो फिर कौन सा आर होगा, ये कोण आर है तो ये कोण भी आर होना चाहिए, ये वाला कंप्लीट आर रहेगा अपने पास में। एक मिनट ये देखो, ये कोण अगर आर है अपने पास में, इसका मतलब ये पूरा कोण क्या रहेगा आर, ये कितना होगा 90 माइनस आर, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए, ये आर हो जाना चाहिए, ये कोण कितना रहेगा आर रहेगा, तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा अपना आर। ये क्लियर आपको? इसमें मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ, चलो। अच्छा इसमें अब की बार मैं जनरल कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मान लेते हैं कि μ1 है और इधर μ2 मान लो, आप μ1 और μ2 मान लो, या ऐसा करो 1 इसको मानो, अपने को फॉर्मूला के आगे याद भी रखना है, तो इसको तो 2 मानो और इसको 1 मानो, उनको चेंज, क्योंकि अपने को फॉर्मूला जो है याद कैसे रखेंगे उसके लिए हमने पहले से बना लिया कि वो 2 है और ये 1 है, कि जहाँ से किरणें बन रही हैं वो तो कौन सा है 1 है, और जहाँ पर जा रही हैं वो 2 है, तो किरणें बनी तो कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो वो 1, और फिर जा कहाँ पे रही है वो 2 में जा रही है। हम इस तरीके से याद रखेंगे फिर इसको, ठीक है।
ये कोण का देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोण अगर आई है, ठीक है, और ये कोण अपने पास आर, ये कोण अगर आर होगा तो देखो इसको इधर बढ़ाया आपने, इसको इधर बढ़ाया, तो ये कोण जब आर है तो ये कोण आर होगा। अब ये दोनों लंबवत है, तो ये आर है तो ये 90 माइनस आर, ये 90 है तो ये कितना हो गया, आर हो गया। तो चलो यहाँ पर कुछ त्रिभुज वगैरह ले लेते हैं, ए बी सी, और एक पॉइंट ये काम आएगा अपने पास में डी, ठीक है। और इसकी मान लीजिए तालाब जो था उसकी जो वास्तविक गहराई थी अपने पास में, वो कुछ डी मान लेते हैं, डी कैपिटल स्मॉल डी मान लेते हैं कि ये गहराई कितनी थी, डी थी अपने पास में। लेकिन अब कितनी दिखेगी, ये अपने पास में जो है डी डैश बोल देते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं डी डैश। तो देखिए पहले मैं अप्लाई करता हूँ टेन आई, टेन आई अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, देखो अगर ये मेरे पास में x मान लेता हूँ मैं, अगर ये दूरी जो है BC उसको x मान लेता हूँ कि BC जो है वो अगर x है, लेट BC जो है वो x है, तो आप यहाँ से देखो इस वाले त्रिभुज में देखो, जब ये कोण I है, ये कोण I है, तो ये कोण भी तो I होगा, तो एक इस कोण का और अपने काम आएगा, तो ये कोण भी इसका मतलब I है। तो मैं बोलता हूँ कि त्रिभुज ABC में देखो आप, जो tan I होगा वो कितना होगा, BC डिवाइडेड बाई AB, ये बोल सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AB, AB क्या अपने पास वास्तविक जो गहराई है, तो ये tan I होगा। और इसी तरीके से त्रिभुज अगर मैं देखूं, त्रिभुज अब मेरे पास में कौन सा, DBC, DBC, इससे अगर मैं tan R देखता हूं तो वो कितना होगा, BC डिवाइडेड बाई BD। अब BC तो अपने पास में ये दूरी है, और BD क्या है, BD अपने पास में जो अपने को आभासी गहराई दिख रही है वो है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा अपने पास में, अगर एंगल छोटे हैं तो छोटे एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा लगभग बराबर होते हैं। तो देखिए फॉर स्मॉल एंगल, तो अरे अभी लॉग आउट होने वाला, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा सभी। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल tan I जो होता है वो लगभग अपने sin I के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे कि tan I बराबर sin I, वो कितना हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AB। और इसी तरीके से tan R वो लगभग बराबर अपने sin R के, और वो कितना हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई BD, ठीक है। वो लॉग आउट होगा, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा सभी, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। sin I डिवाइडेड बाई sin R कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा BD डिवाइडेड बाई AB। देखो यही बनेगा BD sin I डिवाइडेड बाई sin R, डिवाइड करेंगे तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाई AB। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, इसको नोट कीजिए सभी। यस नोट हुआ, को दोबारा एक बार और समझाइए इसको। इस फिगर को, हाँ ओम सिंह बोलिए, नोट किया, सर आगे एक चल। बार और समझा दो इसको। देखो इसमें रहा अपने पास में कि ये जो है कि अपना ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था, यहाँ से किरण गई है कि यहाँ पर, फिर क्या हो रहा है अभी अपने पास में क्या हो रहा है, सेकंड से मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है। अभी यहाँ पर नोट कर लो कि μ1 ग्रेटर देन μ2, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो क्या होगा, जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या रहेगा अपने पास में कि वो जो है अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई, तो अभिलंब से दूर की तरफ, आंख यहाँ पर है, कोई देखने वाला यहाँ पर है, तो अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर दिखाई देता है जहां से अपने को किरणें आती हुई दिखाई देती। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि इसके लिए किरणें इधर से आ रही थी, तो इसने अगर पीछे बढ़ाते हैं तो मतलब इसको तो यहाँ पर दिखेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नहीं। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि जैसे बाल्टी में पानी भरा तो उसका पैंदा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण यही है कि जो अपने पास ऊपर की साइड से देखेंगे तो ऊपर से, क्योंकि अपने पास यहाँ पर नहीं, किरणें अपने को यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही, इसलिए ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब जो कोण अपने पास में उनका खेल देखो, ये कोण आई था तो फिर ये भी आई होगा, और ये कोण अगर अपने पास में आर हमने माना, ये आर है तो फिर कौन सा आर होगा, जैसे मैंने बताया कि ये वाला आर होगा, ये आर है तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर है, तो इस वाले त्रिभुज की बात करो, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना होगा आर, क्योंकि समतीनों का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। फिर आपने BC इक्वल टू एक्स माना, उसी को जरूरत भी नहीं थी, जो कैंसिल हो गया यहाँ पर।
त्रिभुज ए बी सी लिया मैंने, त्रिभुज ए बी सी ये वाला लिया, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, tan i लगाया मैंने बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, तो tan i कितना होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। फिर ऐसे का जैसा दूसरा त्रिभुज ये रहा अपने पास, इससे tan r कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, ये होगा। अब छोटे एंगल के लिए, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, छोटा एंगल जब होता है तो साइन थीटा और tan थीटा लगभग बराबर होते हैं। तो छोटे एंगल्स के लिए क्या रहता है अपने में, tan i sin i लगभग बराबर बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, और tan r जो है लगभग sin r के इक्वल, वो कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। इनको दोनों को डिवाइड कर देते तो sin i बाई sin r की एक वैल्यू आ गई, और एक रिलेशन sin i बाई sin r में कहाँ से आ जाएगा, स्नेल के नियम से। अरे यस बोलो। आप बाल्टी के कोने पे से देखेंगे जब ही दिखेगा ऐसा। आगे चलें, देखो तो स्नेल के नियम से अगर मैं देखता हूँ, क्वेश्चन स्नेल के नियम से वहां से क्या बनेगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, साइन आर। तो यहाँ से अगर मैं साइन आई बाई साइन आर देखूं तो वो कितना बन रहा है, μ2 बाई μ1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो एक और 2 से साइन आई बाई साइन आर कितना था, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1। इसका मतलब क्या रहेगा अपने पास में, बी डी जो है वो कितनी हो जाएगी, ए बी जो वास्तविक है अपने पास, इंटू μ2 बाई μ1, ये रहेगा। तो जो अपने पास में यहाँ पर रहेगा कि जो अपरेंट डेप्थ है ए डी, ठीक है, इसका मतलब अपरेंट डेप्थ, आभासी जो गहराई, अपरेंट डेप्थ है वो किसके इक्वल रहेगी, एडी को यहाँ पर तो एडी नहीं बन रहा है कुछ, अच्छा वहां पर एडी भी बन रहा है, इसको अपरेंट डेप्थ ही लिख देता हूँ, या आभासी गहराई, आभासी गहराई जो होगी वो क्या रहेगी, μ2 बाई μ1 इंटू वास्तविक गहराई। अब बताइए वास्तविक गहराई कम आएगी क्योंकि μ2 क्या है, कम है, और μ1 आपका ज्यादा लिया था आपने। तो कैसे याद रखें इसको, अब मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, क्योंकि μ1 μ2 को तो बदला जा सकता है, कोई मान लीजिए इसको अब μ1 बोल दे, इसको μ2 बोल दे, तो अपना तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे इसको, हम ऐसे याद रखेंगे कि जो ये जो होगी अपने पास आभासी गहराई, आभासी गहराई, अब μ2 क्या है, जहां पर किरण जा रही है, μ2 वो है जहां पर किरण जा रही है, मतलब म्यू ऑफ जाने वाला माध्यम, जहां पर किरण जा रही है फाइनली, उसका म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ जहां से आ रही है, आने वाला माध्यम, गुणा वास्तविक गहराई। ऐसे याद रखो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि जहां पर जा रही है और जहां से आ रही है। यस देखा आपने, हाँ नोट किया, सर उधर एक मिनट। हाँ सर फिगर को एक बार और समझा दो। हाँ अभी बताओ, एक बार सभी नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। इस पर जैसे अपने पास इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि कोई तालाब है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई बर्ड है, वो मछली को देख रहा है, तो मछली कितनी गहराई पर उसको दिखेगी, या मछली जो है बर्ड को देखेगी तो कितनी गहराई पर दिखेगी, ऊंचाई पर दिखेगी, उस टाइप की प्रॉब्लम। बोलो। पानी प्रतिबिंब की दिशा कैसे होती है, पानी वाटर में हाँ हाँ दर्पण में प्रतिबिंब तो बिंब जितनी दूरी पर रखा होता है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है, पानी में भी ऐसे होता है क्या? पानी में
जो है उतनी पर नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो किरणें जो है यहाँ पर क्या रिफ्लेक्शन लगता है। रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए उसकी बाहर की सरफेस से बन रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये जो है किरणें यहाँ पर जाकर के बैंड होके जा रही है ना, तो वो दूरी फिर कम हो जाती है बैंड होने पर। क्यों सर? फ्रिक्वेंसी चेंज थोड़ी होती है उनके पास, मतलब जाने की। फ्रिक्वेंसी का फर्क नहीं पड़ता है उसका, ये वेवलेंथ एक्चुअली में सब खेल वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी कम हो जाती है, तो जितनी निर्वात में चलती है ना उससे कम दूरी चलेगी। सब वेलोसिटी का खेल होता है। नोट किया? यस सर। देखिए इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। इधर आइए पीछे वाले पेज पर। देखो यहाँ पर था अपने पास में ये μ2 मैंने लिया, जहाँ पर किरणें जा रही थी फाइनली, किधर जा रही है, और आई कहाँ से थी, यहाँ से आई थी। मैंने ये भी बोल दिया था कि μ1 ग्रेटर देन μ2 अभी के लिए, वो कम भी हो सकता है, आगे हम देख लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो जैसे ए पॉइंट पर रखा हुआ था तो आपने यहाँ पर बना लिया A B C D, इस तरीके से पॉइंट्स आपने बना लिए। ये डी जो है ये एक्चुअल में वास्तविक गहराई थी, इसकी कोई काम भी नहीं लिया हमने। अब सबसे पहले तो कोण को देखो कि ये आई है तो ये भी आई रहेगा। फिर अपने पास में यहाँ पर आपने देखा कि ये सीधी लाइन जो है उसके साथ में ये वाली लाइन कितना कोण बना रही है, इधर आर, तो वो कोण आर है तो ये भी आर होगा, तो ये कितना 90 माइनस आर, तो ये फिर आर बन जाएगा, बिकॉज इसका प्लस 90 माइनस आर और इसका सम कितना होना चाहिए 180। ये आपने देखा। अब सबसे पहले आपने त्रिभुज इसके लिए देखा, बड़ा त्रिभुज जो यहाँ पर बन रहा है ABC, तो यहाँ से tan थीटा जो है, क्योंकि BC देखो अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या रहेगा, BC साइड सेम है, तो हमने tan थीटा लगा दिया यहाँ पर कि tan I कितना होगा BC डिवाइडेड बाई AB, और AB क्या है, जो वास्तविक गहराई है अपने पास में। फिर आपने tan R देखा, tan R जो होगा वो फिर से BC डिवाइडेड बाई BD। अब BD आभासी गहराई है, इसको क्या दिख रही है, इसको किरण यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, जहाँ से किरण आते हुए उसको दिखाई दे रही है, अपीयर हो रही है, चाहे वास्तव में आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट वहीं पे होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो BC डिवाइडेड बाई BD। अब स्मॉल एंगल जब अपने पास में होता है तो साइन आई और tan I की वैल्यू लगभग बराबर होती है, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए जो कोस भाई tan थीटा जो होता है, tan थीटा को आप क्या बोलोगे, tan थीटा को बोलोगे आप साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब स्मॉल एंगल अपने पास 2 4 5 डिग्री तक है, तो cos थीटा लगभग 1 होता है, लगभग 1, तो फिर tan थीटा लगभग किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर, इसलिए तो tan I बराबर साइन आई BC डिवाइडेड बाई AB, ये आपने अप्लाई किया, और ऐसा ही साइन आर। अब इन दोनों का रेशो आपने लिया था एक इक्वेशन, तो यहाँ से बन गई साइन आई और साइन आर BD डिवाइडेड बाई AB। और दूसरा जो आपने लगा दिया स्नेल का नियम, उससे आपने एक और इक्वेशन की μ1 साइन आई, इधर से जो जा रही थी और फिर उधर चली गई, तो यहाँ पर अप्लाई किया आपने μ1 साइन आई और इधर μ2 साइन आर, वो इक्वल। यहाँ से साइन आई बाई साइन आर कैलकुलेट किया μ2 बाई μ1, तो 1 और 2 से क्या पता लग गया आपको यहाँ से कि BD डिवाइडेड बाई AB, साइन आई बाई साइन आर इक्वेशन इससे क्या था BD डिवाइडेड बाई AB, तो ये आपने पुट किया BD डिवाइडेड बाई AB, वो किसके बराबर आया μ2 बाई μ1, मतलब BD जो है वो कितनी आएगी AB इंटू μ2 बाई μ1। अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये BD जो है ये तो क्या आभासी गहराई, और ये अपने पास वास्तविक गहराई, तो ये μ2 बाई μ1। अब μ2 कौन सा है, जहां पर किरण फाइनली जा रही आंख के पास में जा रही, तो ये जाने वाले माध्यम का, वो एक भी हो सकता है, जैसे पानी से हवा में जाएगी तो हम μ2 को 1 ले लेंगे और μ1 को 4/3 ले लेंगे, लेकिन अभी हमने जनरल कैलकुलेट किया वास्तविक, तो ये μ2 क्या है, जाने वाले माध्यम का, और μ आने वाले माध्यम का, और ये आपकी वास्तविक। बोलो देख पाओगे, क्वेश्चन ले एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। हाँ बोलो। लिख लिया। तो चलिए क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें है अपने पास में ऐसा है कि ये है, मान लीजिए कोई बीकर वगैरह है जिसमें पानी भरा है, वाटर, एक कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और देखने वाला है वो यहाँ से देख रहा है पीछे, और ये जो दूरी है ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर, और ये जो है ये अपने पास में है 4 सेंटीमीटर, 8 ले लो, ज्यादा दे लीजिए, चलो 4 ही ले लो, 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताइए कि ये जो
कॉइन यहाँ पर सिक्का जो है वो कितनी गहराई पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा? आंख से दूरी निकालनी, आंख से। सिक्के की आंख से आभासी गहराई। हाँ हाँ, पानी है ये, 4/3 लेके चलो, गहराई ज्ञात करो, बोलो। तो अब देखो 2 सेंटीमीटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो माध्यम समान है, जिस माध्यम में वो देख रहा है वही माध्यम है, तो 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर रहेगा। फर्क किस में पड़ेगा? क्योंकि किरणें बैंड तो यहाँ पर आने के बाद में होंगी, फर्क इस पर पड़ेगा। तो क्या रहेगा देखो, अब किरण कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, तो आने वाला जहाँ पे आ रही थी उस माध्यम का तो कितना वाट है, और जा कहाँ पे रही है? आंख के पास में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हवा अगर कुछ नहीं दिया तो हवा मान के चलेंगे 1। तो देखो आभासी गहराई इस बार जो रहेगी अपने पास में, आभासी गहराई पानी की सतह से देख लेते हैं एक बार। आभासी गहराई, सर हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? पानी की सतह से अगर देखते हैं तो वो कितनी रहेगी? सर तो वो 3 रहेगी आएगा। 3 + 2 5। हाँ, पानी की हाँ सतह से 2 तो 3 जुड़ है। जाएगा। यस हाँ, सर। तो ये कितना रहेगा? 4 गुना म्यू ऑफ जाने वाला डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ आने वाला। तो आप क्या लगाओगे? 4 गुना 1 डिवाइडेड बाई 4/3। ये कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो आंख से गहराई फिर कितनी रहेगी? आंख से गहराई कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5 सेंटीमीटर। 3 + 2 5 सेंटीमीटर। सर लिख लिया? यस एक सर। देखो, सर नहीं लिखा। ओके सर, लिख लिया सर। हाँ हाँ, ये अपने पास फिर से जल है यहाँ पे, वाटर। ये अपने को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फिश है, यहाँ पर फिश है, ऐसे बनेगी, बना लो फिश जैसा, और यहाँ पर कोई बर्ड है, ये अपने को 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये बर्ड और ये फिश। तो आप याद कीजिए कि जो अपने पास में यहाँ पर बर्ड फिश है, उसको बर्ड कितनी दूरी पर दिखेगा? पहला, फिश को बर्ड कितनी दूरी पर दिखेगा? कितनी दूरी पर दिखेगा? और दूसरा, बर्ड को फिश कितनी दूरी पर दिखेगी? बर्ड को फिश सर कितनी बर्ड दूरी- को फिश तो 3। ये 9 और 8 है, इतना कम कैसे हो जाएगा? हाँ, 6 6।
तो इसको नहीं लगाओगे क्या? ये भी तो लगानी होगी आपको। अपरेंट ही नहीं देखना, टोटल देखना है ना आपको, तो दिखेगी। तो देखो पहला जो केस अपने पास में कौन देख रहा है? फिश देख रही है बर्ड को। तो उसमें किसका अपरेंट निकालोगे, 8 का कि 9 का? 8। 8 का निकलेगा कि 9 का? देख कौन रहा है? 8 का। सर 8 का निकलेगा। फिश देख रही है। जिस माध्यम में ऑब्जर्वर होता है ना, उसका नहीं 9 निकलता का। है। इसमें क्या किया था आपने? ये इस, ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो 2 सेंटीमीटर को तो ऐसे ही रखा था आपने। जिस माध्यम में देखने वाला है उस माध्यम का कुछ नहीं बदलता, दूसरे वाले माध्यम में जाकर के बेंड होती है, दूसरे वाले माध्यम का। तो ये कितना होगा फिर आप बोलोगे 9। कि जो भी हाइट होगी मान लीजिए h1, वो कितनी रहेगी? आप बोलोगे कौन देख रहा है यहाँ पर? फिश देख रही है। तो फिश देख रही है मतलब 8 तो 8 ही रहेगा, प्लस अब ये कितना रहेगा? 9 गुना क्या बोलोगे? म्यू ऑफ जाने वाला डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ आने वाला। तो जा कहाँ पे रही है? मतलब किरण कौन देख रहा है? जब फिश देख रही है तो किरण कहाँ से? इधर से आई होगी और इधर गई होगी। तो कहाँ पे जा रही है? इस माध्यम में जा रही है। ये इस माध्यम का कितना है? 4/3। तो इस माध्यम का 4/3 गुणा 1, तो ये कितना है? h1, ठीक है, 8 प्लस 9 गुणा 4/3, ये तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और ऐसे दूसरे में क्या बनेगा? अब बर्ड देखेगा, तो बर्ड देखेगा तो किसको? जो 9 सेंटीमीटर है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, कौन सा बदलेगा? ये बदलेगा। अब कहाँ से आएगी किरण? यहाँ पर, और जाएगी यहाँ पर। तो ये तो जाने वाला माध्यम और ये आने वाला माध्यम, तो h2 बोल देते हैं उसको। वो कितनी रहेगी? उसमें 9 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 8 गुना ये कितना हो जाएगा? जाने वाला हवा में जा रही 1 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये कितना हो गया? 9 प्लस 6, टोटल कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से जब पक्षी देख रहा है तो उसको तो कितने पर दिख रही है? उसको तो 15 पर दिख रही है, और जो मछली है उसको 20 पर दिख रही है। इसीलिए मछली का शिकार हो जाता है कि मछली को लग रहा है वो दूर है लेकिन वो पास में है। एक्चुअल तो कितना है? एक्चुअल तो 9 और 8 17 ही था, लेकिन मछली को कहाँ पर लग रहा है? मछली को लग रहा है कि अभी काफी दूर है, 20 पर। तो ये नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर अपने पास मल्टीपल स्लैब आ जाती है इस तरीके से बहुत सारी, तब किस तरीके से याद करेंगे वो वाला कल पढ़ेंगे। कितना नोट कर लीजिए आज। सर कर लिया नोट। ठीक है, तो इसके आगे कल पढ़ेंगे। अभी मेरी और क्लास, ये इसी चीज पर पढ़ेंगे कल भी।